क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है और ये आज से नहीं है, ये तब से है जब से आदमी जंगल में रहता था। मुझे लगता है एक नारी एक माँ भी है और उस माँ के ही बेटे ने किसी और की बेटी के साथ ये किया है। तो अगर हर माँ अपने बेटे को बचपन से ये संस्कार दे कि हर औरत में या तो अपनी माँ देखे या अपनी बहन देखे या देवी देखे, कि एक प्रिंसिपल स्कूल में पीर बावर्ची भिश्ती खर सब होता है, जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो तब मैंने डिस्कवर किया कि मंदसौर से प्रतापगढ़ आने के 12 रास्ते और हैं। छोटे से दिल में जो बच्चों का सवाल होता है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जैसे आपसे कई बच्चों ने कहा है कभी कि मैम हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं किस चीज की कमी है? इंटरेस्ट की। जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा बच्चों से ज्यादा मैं टीचर्स को कहती हूँ कि अपनी क्लासरूम टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ। जब आप ये शब्द सुनती हैं नवरात्रि नारी नमः, तब आपको क्या महसूस होता है? सशक्तिकरण, शक्ति। कि आप मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी लोगों को काफी प्रोत्साहित करती हैं। एक किताब है इकिगाई, जापानीज बुक है इकिगाई। इकिगाई का मतलब आपके जीवन जीने की वजह, पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा मेरे जीने का क्या पर्पस है। और इस पे जो भी आप पोस्ट करते हैं क्या आपके स्वयं के विचार होते हैं? ये सही है कि इसमें जो भी है, जो भी कुछ है वो सब ओरिजिनल है। कभी हारा हुआ महसूस करो तो एक बार मैम का पेज जरूर स्क्रॉल कर लेना। श्योर, आई एम श्योर, क्योंकि मैं खुद भी कई बार जब लूज करती हूँ तो मैं उसी को विजिट करती हूँ। मंदसौर में हमारा स्कूल सबसे पहला था जहाँ हमने करीब 16 बच्चियों को अडॉप्ट किया था, अनाथ आश्रम की। और उन बच्चियों को हमारे स्कूल की बस लेने जाती थी। वो बस, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो बेंगलोर आश्रम है वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग, 84 देशों से लोग आए हैं वहाँ, और 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर एक ही जगह पर जो मेडिटेशन कर रहे हैं। आप सोचिए उसकी ताकत कितनी होगी। आप पत्थर को भी शिवलिंग बना सकते हैं, ये आपकी आस्था है, और उसमें भी शिव प्रकट हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो भक्ति और आस्था का चमत्कार हमने हमेशा से देखा है। बहुत समय तक बहुत सारे हमने उनके गानों को फॉलो किया। जब हम सुनते थे तब कैसेट्स आती थी, तो मेरे ख्याल से उस समय जितनी भी फाल्गुनी पाठक की कैसेट्स होती थी वो सब मेरे पास होती थी। आपको आज तक कितने लोगों ने कहा है कि आप फाल्गुनी पाठक की तरह दिखते? नमस्कार दर्शकों, मैं आरजे अक्षिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि नारी नमः में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आरती जैन जी। ये अभी लक्ष्य स्कूल में एज एन प्रिंसिपल कार्यरत है और हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के और भी संघर्ष और ये यहाँ तक कैसे पहुँची इसके बारे में, और कई खास बातें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं आरती जी के साथ। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये हमारा जो खास कार्यक्रम है अभी नवरात्रि के लिए स्पेशल है, नारी शक्ति के लिए है, तो आपके लिए आपके जीवन में नवरात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि यानी माँ का नमन, स्त्री का नमन, नारी शक्ति का नमन। और मैं चूँकि एक नारी हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक नारी रूप में हूँ, तो मुझे लगता है ये त्यौहार अपने आप में मुझे ही परिभाषित करता है। मेरे अंदर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सारे अवतार हैं, और मुझ में ही नहीं, जितनी भी नारी हैं सब में ये सारे अवतार हैं। अलग अलग समय पे इन अवतारों को जगाने की ज़रूरत होती है, जो कोई भी सक्षम नारी कर सकती है। जी, तो आपके लिए माता के 9 रूपों में से सबसे प्यारा स्वरूप आपको कौन सा लगता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके सोचती हैं ये कि अपने अंदर किस स्वरूप को महसूस कर पाती हैं? सरस्वती जी, जो मेरा धर्म भी है, जो मेरा अभिमान भी है, और मुझे लगता है मैं शायद बनी ही सरस्वती को समझने और समझाने के लिए हूँ। एक नारी होने के नाते नवरात्रि आपके जीवन में क्या महत्व रखती है और इससे आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहती है कि ये जो नवरात्रि की शक्ति है इसे आप किस तरह से परिभाषित करती हैं? जैसा मैंने आपको बताया, नवरात्रि अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार इसलिए हो जाता है कि ये वो त्यौहार है जहाँ हम सर्वत्र पुरुष प्रधान समाज में नारी को नमन करते हैं। सभी हमारा ये जो पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का, इस पर्टिकुलर त्यौहार में सभी लोग, चाहे वो पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सभी लोग माता के स्वरूप को नमन करते हैं। और मुझे लगता है ये 9 दिन का नहीं होना चाहिए, पूरे साल ज़िंदगी भर होना चाहिए, क्योंकि माता का जो रूप है
वो हमेशा होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी दे देती है। आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने बच्चों को जन्म दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके कितने बच्चे आपकी सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। धन लेने के लिए तो सभी लड़ते हैं, सभी लड़ते तो हैं। माता का जो रूप है मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मेरे लिए नहीं सभी के लिए। और नवरात्रि में चूँकि हम सभी के अंदर एक, इवन पुरुषों के अंदर भी हम एक वात्सल्य रूपी माँ देखते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, तो नवरात्रि से जुड़ी तो कुछ खास बातें हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और चलना चाहूँगी आपके बचपन से जुड़ी कुछ खास यादों की ओर, और उनके बाद हम बढ़ेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे वहाँ उस पर। देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा बचपन याद है, मैं बहुत ही चंचल प्रवृत्ति की थी, टॉमबॉय कह सकते थे मुझे। पर हाँ, हम एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थे जहाँ हमारे लिए संस्कार और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। हमारे दादाजी दादी जी, मेरे दादाजी हमेशा एक ही बात कहते थे और वो मेरी ज़िंदगी का ब्रह्म वाक्य है। उनका कहना था, किसी के लिए भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। कोई बुरा करे तो ये उसका स्वभाव है, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई पे अडिग रहना है। और वही एक वाक्य मेरी ज़िंदगी का ब्रह्म वाक्य बना हुआ है। तो बचपन से लेकर आज तक, अभी मैं आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, तब से लेकर आज तक मैंने एक इसी वाक्य पर काम किया है। और मेरी ज़िंदगी का उसूल भी यही है, कोई भी अपना स्वभाव मेरे लिए नहीं बदल रहा, तो मैं अपने अच्छे मन को क्यों किसी और के लिए बदलूँ। तो बचपन की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। 20 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद मेरा एक्चुअल सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, शादी यहीं प्रतापगढ़ में हुई थी। और जब मेरी शादी हुई 92 में, तो प्रतापगढ़ वॉज अ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटा सा शहर था, पर सोच बड़ी थी। वहीं से शुरू किया, फिर हम मंदसौर शिफ्ट हो गए। मंदसौर रहती हूँ मैं, अप डाउन करती हूँ। और वहाँ से जो जर्नी चालू हुई, तो आज आपके सामने हूँ। पहले टीचर बनी, टीचर बनने के बाद पहली बार ये एहसास हुआ कि टीचर बनना चांस है, पर टीचर होना, निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप क्लास में जाते हो और वो 30 बच्चे आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं, तो आपको लगता है आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। और उसके बाद कोई दिन नहीं गया जब इस बात के लिए धन्यवाद नहीं किया कि ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं टीचर बनूं। क्योंकि एक ईश्वर के बाद एक शिक्षक ही है जो किसी की ज़िंदगी को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ ईश्वर को और उन सभी पेरेंट्स और बच्चों को जिन्होंने मुझ में विश्वास किया। जी, तो आपने बचपन से ही यह सपना देखा था कि मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी? नहीं, ये बहुत कमाल की बात है। मैं कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उन बच्चों में से थी जो बहुत शरारती थी, तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी। मेरी टीचर बनने की जर्नी बड़ी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है। जी, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे वही कहानी। मेरा बेटा 3 साल का हुआ था और मुझे जाना था। मंदसौर में एक नया स्कूल खुला था, वात्सल्य पब्लिक स्कूल। तो मैं गई थी उस बच्चे का एडमिशन करवाने और इंटरव्यू दिलवाने। जब मैं वहाँ गई और मेरी वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा, मैम आप क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं? तो मुझे लगा कोई बुराई नहीं है, इस बहाने आई विल बी विथ माई सन, मैं अपने बच्चे के साथ रह पाऊंगी। तो वो आइडिया था, ये नहीं मालूम था कि वो जर्नी यहाँ ले आएगी। इस तरह से बाई चांस टीचर बनी। पर जिस दिन पहली बार क्लास में गई और जब उन बच्चों ने, मासूम बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगी, तब पहली बार ये एहसास हुआ कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मुझे अगर ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर इनके साथ मुझे कुछ आगे सफ़र तय करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। और वहाँ से मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनना शुरू हुई। मैं शिक्षक तब बनी जब मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनी। और आज अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं आज तक एक स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी सीख रही हूँ। बहुत अच्छी बात हमको आपसे जानने को मिल रही है, तो इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे और आपसे अब ये जानेंगे कि आपकी जर्नी, जो आज आप प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे हैं लक्ष्य स्कूल में, तो उसकी जर्नी कैसे पहुंची और आपने कैसे चुना कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है? देखिए, ये चीज़ें मैं कहूँगी, मुकाम जब मैंने एज ए टीचर शुरू किया था, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे कहा कि एक प्रिंसिपल स्कूल में पीर बावर्ची भिश्ती खर सब होता है। मतलब कि एक प्रिंसिपल 24 घंटे प्रिंसिपल होता है और आपके ऊपर सारे स्कूल की जिम्मेदारी होती है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो उन्होंने एक लाइन और कही थी कि किसी भी चीज़ के लिए स्कूल में ना मत करना, वो हर चीज़ जो आप करोगे वो आपके बायोडाटा में एक लाइन ऐड करेगी। तो मैंने अपने स्कूल में शायद कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं किया और सीखते 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 करते करते जिस स्कूल में टीचर थी उसी स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया और वहाँ से प्रिंसिपल होने की जर्नी शुरू की। वहाँ से फिर
करीब 4-5-6 स्कूल्स में प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। अभी लक्ष्य में हूँ। लक्ष्य से पहले मैं करनी इंटरनेशनल स्कूल मंदसौर में थी जी। उसके पहले मैं एपीसी स्कूल प्रतापगढ़ में 6 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया। और पूरी जर्नी जो रही, हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखा, कभी बच्चों से, कभी टीचर से, कभी पेरेंट्स से और कभी गुरुजनों से। तो ये पूरी जर्नी जो रही वो बहुत इंटरेस्टिंग रही और आज भी एक लर्नर ही हूँ। जी, तो आप प्रतापगढ़ में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं कि मंदसौर, जैसा कि आप दोनों जगह का बता रही हैं? मुझे लगता है मेरी कर्म भूमि तो अब प्रतापगढ़ है। तो जी। मुझे, और चूंकि मैं शादी करके यहाँ आई थी तो ये मेरी कह सकते हैं मेरा ससुराल भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई लव बीइंग इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्यार दिया है। जी। पर चूंकि मैं मंदसौर में रहती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत स्नेह दिया है। तो मेरे लिए शायद दोनों ही जगह मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगी। दोनों इक्वल हैं? इक्वल है, दोनों बिल्कुल। इक्वली बराबर। तो आपसे हम ये बातें तो जान ही रहे हैं, लेकिन इनमें आई कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी, उन चुनौतियों को साबित करने के लिए और पूरा करने के लिए? मुझे लगता है हर दिन एक नई चुनौती है। जब मैं जी। घर से निकलती हूँ तो मैं सोच के निकलती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो हर दिन एक नई चुनौती होती है। कभी किसी बच्चे का कुछ होता है, कभी किसी टीचर का कुछ होता है, कभी किसी पेरेंट का कुछ होता है, कभी सोसाइटी का कुछ होता है। और ये चुनौतियाँ, मुझे लगता है हर चुनौती जो आती है वो हमें कुछ सिखा कर जाती है, कुछ नया करने की प्रेरणा देकर जाती है। तो ऐसे स्ट्रगल्स हमेशा आए, कभी नहीं हुआ ऐसा। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये था जब मैं मंदसौर से प्रतापगढ़ अप डाउन करती थी तो रास्ता बिल्कुल ख़राब था। मंदसौर प्रतापगढ़ का मतलब लगभग 2 घंटे लगते थे। और फिर तब मैंने डिस्कवर किया, जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो तब मैंने डिस्कवर किया कि मंदसौर से प्रतापगढ़ आने के 12 रास्ते और हैं। और वो सारे रास्ते हमने एंजॉय किए हैं। जब मैं आती थी मेरे ड्राइवर के साथ तो वो हर रास्ता, हर पल मैंने एंजॉय किया है। कभी किसी गांव में फंस गए क्योंकि बारिश की वजह से पुलिया पे पानी है तो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो गांव वालों ने हमें कहा चलो आप यहीं चाय नाश्ता कर लो, तो हमने वो भी एंजॉय किया है। खेतों में रुककर हमने भुट्टे भी खाए हैं। तो हमने, मुझे लगता है हर उस स्ट्रगल को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस देकर सीखा है, लोगों से मिली हूँ, लोगों से सीखा है और हमेशा हर जगह से बहुत प्रेम और वात्सल्य मिला है मुझे। जी, तो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई चुनौती आपके भी सामने आती है, आप जैसे स्कूल में बच्चों को, इतने सारे बच्चों को, स्टाफ को संभालती है, तो जो चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप क्या तरीका अपनाती है जो आप हमारे श्रोताओं तक भी पहुँचाना चाहेंगी? मेरा एक ब्रह्म वाक्य है, सो वॉट। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, से सो वॉट। कोई भी परेशानी आए, सो वॉट, बजाय ये कहने के कि वाई मी, मैं ही क्यों, ये कहना चाहिए व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। सो हम जब ये सोचते हैं कि आगे क्या, तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो चुनौतियां तो आएंगी। अगर चुनौतियां नहीं आएंगी, मतलब हम अगर बात करें तो आप जैसे टीवी में देखती, मूवीज़ में देखती हैं कि वो जो हार्ट मशीन चलती है तो उसमें ऐसे उतार चढ़ाव दिखाते हैं, राइट? जी। पर जैसे ही स्ट्रेट लाइन होती है, डॉक्टर कहता है यू आर नो मोर। तो वो स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो हम जिंदगी में अगर असफलताएं नहीं होंगी तो सफलताओं को कैसे हम महसूस कर पाएंगे? बहुत काफी बहुत बड़ी जरूरी बात है ये कि सफलताओं को महसूस करने के लिए आपको असफलताओं, उनका सामना करना पड़ेगा। तो से पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। बिल्कुल नहीं। जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि सुख क्या है, तो मुझे लगता है कि दुख का अभाव सुख है। तो जब तक दुख नहीं होगा हम सुख को फील नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो भी विपरीत मूल्य है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जिंदगी में रात दिन सुबह शाम हमेशा चलता है। कोई भी चुनौती आए हमें उसको हंसकर मुस्कुराकर कहना है सो व्हाट। जी, आपसे बात करके काफी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे भी, और जो हमारे श्रोता तो ये बात पहुंच रही होगी और सुन रहे होंगे वो भी काफी अच्छा महसूस करेंगे। तो आप ऐसा फील करती हैं कि आप किसी के साथ बैठे हैं और आपको उनका एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। उसका क्या फर्क पड़ता है, और आपने ऐसा कौन सा ऑरा अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण इंसान का महसूस किया है? हमारे श्रोताओं तक अगर बताएं तो काफी अच्छा होगा। ऑरा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति का। आपका अपना एक ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा या नेगेटिव ऑरा। और ये ऑरा बनता है आपके अपने विचारों से। आप अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ऑरा बनेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ऑरा बनेगा। सो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑरा 2 लोगों का रहा है जी। एक मेरी मदर, मेरी अपनी माँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और एक हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उनके ऑरा में जैसे ही हम जाते हैं
तो ऐसा लगता है अब कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ समर्पण कर दो। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ये गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर कि ज़िंदगी में संघर्ष आए पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और हमने भी कहा कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते चले गए। तो आप श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने प्रतापगढ़ के और किन किन लोगों के लिए वो कार्य किया कि वो भी उनसे जुड़े? प्रतापगढ़ के लोगों के लिए हमने अलग अलग जगह जाकर बात किया। अभी हमने रिसेंटली एक शिविर ऑर्गेनाइज किया था, हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं जिसको जी। तो वो करने से सुदर्शन क्रिया का हमने सबको गिफ्ट दिया, और अब आने वाले समय में हमारा ये मन है कि प्रतापगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये खुशियाँ बांटने, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप खुश हैं पर अगर आपके आसपास लोग खुश नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। तो आपको सबको खुश करके चलना है जी। तो आपने जैसे सुदर्शन क्रिया का जिक्र किया, तो इसके बारे में उन लोगों तक आप डीप में समझाना चाहेंगे कि ये क्रिया क्या होती है? हाँ जी, सुदर्शन क्रिया बेसिकली एक ब्रीदिंग टेक्निक है। हमारी ज़िंदगी में जो हमें ऊर्जा का स्रोत है उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है ब्रीदिंग, श्वास। तो ये जो श्वास का आना जाना है इसी के ऊपर सारी ज़िंदगी। हम जब पैदा होते हैं तब हम श्वास लेते हैं, और जिस समय हम मरते हैं तो हम अपनी श्वास छोड़ देते हैं। और ये पैदा होने से लेकर श्वास लेने से लेकर श्वास छोड़ने का जो सफ़र है उसमें हम कई सारी श्वास लेते हैं, पर हम सबसे ज़्यादा ग्रांटेड इसको लेते हैं जी। आप दिन भर सांस लेते हैं, आप उसको नहीं सोचते। आपको श्वास का एहसास कब होता है? जब आपके पीछे कोई अगर मान लो डॉग पड़ा है तो आप भागते हैं तो आपको सांसों का एहसास होता है, या आपकी बस छूट रही, ट्रेन छूट रही तो आपको श्वास का एहसास होता है, या जब आपको गुस्सा आ जाता है तो श्वास का एहसास होता है, या कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो आप एक गहरी सांस लेते हैं। तो तब आपको रियलाइज होता है कि श्वास कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल श्वास का है, और सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो लगभग 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर है वो जो कहते हैं कि मेंटल, इमोशनल और आध्यात्मिक लेवल, तीनों लेवल पर सुदर्शन क्रिया आपको पूरी तरह से हेल्दी और हार्टी रखती है। तो मैं तो सबसे अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जितने ज़्यादा लोग सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जिंदगी में चमत्कार देखेंगे। आप जैसे कि कई सारे बच्चों के साथ रहती हैं और दिन भर आपका उन्हीं के साथ निकलता है, तो आप उनको ऐसे कौन से नैतिक मूल्य देना चाहेंगी, या ऐसी कौन से ज्ञान की बातें हैं जो थोड़ा हटके है और आप उन्हें सिखाती हैं, उनके बारे में अगर हमारे श्रोताओं तक बताएं तो? मुझे लगता है हर बच्चे को सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में कि खुद की जिम्मेदारी लें। सबसे पहले जब तक हम खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम परिवार, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और खुद की जिम्मेदारी लेने का मतलब ही यही है कि आप एक अनुशासित जीवन जिएं, आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य तय करें कि हमें कहाँ पहुँचना है, और जो आपने लक्ष्य तय किए हैं उस रास्ते को चलने के लिए आपको कंसिस्टेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए और डिवोशन चाहिए। ये 5 कीज़ अगर आपके पास हैं तो आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद का अनुशासन। जो आजकल हम देखते हैं कि OTT, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही हैं। हम इसके लिए बच्चों को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, अभिभावक भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। पर मुझे लगता है कि एक अपील मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी अभिभावकों से करना चाहूँगी कि बच्चा तो अभी नासमझ है, नादान है, पर आप उनके अभिभावक हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा अगर ज़िंदगी में करें तो उन्हें एक बार मोबाइल से हटाकर फिर से दादी नानी की कहानियों की तरफ ले जाएं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए उस पुरानी चीज़ों को समझना, महसूस करना, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। आजकल आपने देखा है कि एक इन्फ्लुएंसर का करियर भी बन चुका है, आप उसके कितना हित में हैं और कितना अहित? देखिए, इन्फ्लुएंसर आज से नहीं, शुरू से हैं। ये तो सोशल मीडिया पे हम कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो हमारे पास तो सैकड़ों एग्जांपल हैं इन्फ्लुएंसर्स के। हम श्री राम की बात करें तो वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, हम श्री कृष्ण की बात करें तो वो इन्फ्लुएंसर हैं, राइट। हम महात्मा गांधी की बात करें तो वो एक इन्फ्लुएंसर। ये सारे लेजेंड्स हैं, इन सब ने अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं छोड़ा और हम आज भी वही सब जी रहे हैं, राइट। सो इन्फ्लुएंसर्स के मैं हित में हूँ, पर अगेन जैसा हम कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए, ठीक है। तो जैसा है, साइंस इज अ बून और बेन,
परमाणु की जो ऊर्जा है वो दोनों क्या मतलब कि बम बनाने के भी काम आ सकती है और सृष्टि को आगे चलाने के भी काम आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ये चॉइस हमें करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहती हूँ कि जिंदगी हमेशा दो अवसर देगी, आपको दो चॉइसेस देगी। आपको चूज करना है कि आपको कौन सी चॉइस लेनी है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, सुबह उठते हैं हम, अलार्म बजता है, जी आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अलार्म को बंद कर दें और सो जाएं, या आप उठ जाएं और अपने काम पे चलें। तो ये चॉइस हम करते हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इन्फ्लुएंसर्स भी हमें अच्छा ही गाइड कर रहे हैं। तो अब जी, बिल्कुल। हमें चॉइस करना है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। जी बिल्कुल। और अब एक छोटे से दिल में जो बच्चों का सवाल होता है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जैसे आपसे कई बच्चों ने कहा है कभी कि मैम हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। बिल्कुल उसके सही। लिए आपने क्या उन्हें तरीका बताया है? और देखिए, याद करते हैं, याद नहीं रहता। जी तो याद जब कर रहे हैं, उन्हें फिल्मी डायलॉग क्यों याद हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल। कार्टून नेटवर्क क्यों याद रह जाता है, मतलब अक्षरशः बोलते हैं वो, है ना। तो कहीं ना कहीं किस चीज की कमी है? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट। जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा बच्चों से ज्यादा मैं टीचर्स को कहती हूँ कि अपनी क्लासरूम टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, जी खुद कार्टून बन जाओ ताकि बच्चों तक आप पहुंच सको। क्योंकि जब एक टीचर क्लास में जोकर कार्टून बन जाता है, मैजिशियन बन जाता है, तो फिर वो बच्चों तक वही चीज पहुंचा सकता है जो उनको कार्टून नेटवर्क से मिल रही है। तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा हमें टीचर्स को इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए कि याद रखने की जरूरत ना है, एक बार समझ में आ गया तो लिख लें। जी बिल्कुल। तरीका काफी अच्छा है, सभी टीचर्स को ये अपनाना चाहिए अपनी क्लासरूम में, तो बच्चे भागेंगे नहीं क्लास से। राइट, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। स्कूल की काफ़ी बातें करने के बाद हम चलेंगे आपके मोटिवेशनल जर्नी की तरफ। जी हाँ, तो हमने जैसा आपके बारे में पढ़ा है और जाना है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करती हैं, तो इसके बारे में अगर आप प्रकाश डालें और रेडियो 9 के श्रोताओं तक पहुँचाएँ तो। देखिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, यस आपने सही कहा, उसके नाम से जानी जाती हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, और कुछ मेरी एक बहुत अच्छी आदत है सीखने की। जी मैं जहाँ जाती हूँ, जो करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं से, सब जगह से सीखती हूँ। मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। तो मैं जब अपने, और ये जर्नी बच्चों से ही शुरू हुई। जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो जब कोई बच्चा मासूम है, मायूस है, तो उसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे करते करते कलीग्स को सिखाना शुरू किया, साथ में जो टीचर्स काम करते थे, तो उनकी परेशानियां सुनी तो उनको हील करना शुरू किया। तो धीरे धीरे लगा ऐसा कि हाँ, मुझ में कुछ ऐसा है कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। जी तो वहाँ से मेरे को समझ में आया, मैं बहुत समय पहले से ही, जब कीपैड फ़ोन आते थे और टेक्स्ट मैसेज होते थे, मतलब जी। टच स्क्रीन वाला कोई स्मार्टफोन नहीं होते थे, मैं तब से, मुझे याद है, मैं रोज़ सुबह एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती थी अपने बहुत सारे लोगों को, जुड़े हुए जो लोग थे, और उनको वो मैसेज भेजती थी, एक पॉजिटिव मैसेज। तो कई बार ऐसा होता था कि आप किसी दिन नहीं कर पाते हो, तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आते थे, आज आपका मैसेज नहीं आया। जी या मेरे पास ऐसे फ़ोन कभी कभी आते थे, ओ गॉड, आज तो मेरे साथ ऐसा होने वाला था, पर मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और मेरी विचारधारा पूरी तरह से बदल बदल गई। जब मैंने ये सुनना शुरू किया तो मुझे लगा, अगर मेरी होने से या मेरे कुछ कहने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है तो मेरा होना सार्थक है। जी। एक किताब है इकिगाई, जापानीज बुक है इकिगाई। इकिगाई का मतलब आपके जीवन जीने की वजह, पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा मेरे जीने का क्या पर्पस है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे जीने का पर्पस ये है कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकूं, मुझे वो करना है। और ईश्वर की कृपा से मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, और जितने ज़्यादा लोगों को मैं कर सकती हूँ। तो फिर पहले मैं बच्चों को और टीचर्स को करवाती थी, ग्रेजुअल प्रोसेस में जब स्मार्टफोन आया, यूट्यूब आया, तो मुझे लगा मेरी पहुँच बढ़ सकती है। कुछ अच्छे लोगों ने कहा आप अपना चैनल बना लो, तो मैंने चैनल बनाया और अब मैं अपने वीडियोस बनाकर वही कोई ना कोई मोटिवेटिंग बात लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल। तो आपको ऐसी कौन सी घटना रही कि जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कि अब मुझे लोगों के लिए ये करना है और उनको इस तरह से मोटिवेट करना है? कोई ऐसी घटना जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें? ऐसी एक घटना तो मैं शायद नहीं पिन पॉइंट कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी क्या कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जुड़ के बनता चला जाता है, तो मैं ऐसी कोई एक घटना नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जब मेरी जो जर्नी रही, मेरे खुद के भी बहुत स्ट्रगल्स रहे,
सिंगल पेरेंट है, मतलब हम दोनों ही हैं, पेरेंट्स हमारे साथ में नहीं रहते, तो बच्चा छोटा था, जॉब करना था, तो वो स्ट्रगल्स रहे। फिर साथ में बहुत सारे समाज के स्ट्रगल्स भी होते हैं। ग्रेजुअली ऐसा लगा कि हर व्यक्ति को कहीं ना कोई परेशानी है। और जब वो मुझसे बात करके बाद में मुझे ये फीडबैक देते थे कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि अगर मुझसे बात करके किसी को अच्छा लगता है तो मुझे करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतना ही कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैंने फिर साइकोलॉजी में मास्टर्स किया जी। मनोविज्ञान में मैंने मास्टर्स किया। और उसके बाद फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं अपने आप को बेहतर समझ पाई और मैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को और अच्छे से समझ पाई। तो उसके बाद मैंने अपने एज अ काउंसलर बनने के लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। मैंने चाइल्ड काउंसलिंग, अडल्ट काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, फिर मैंने साइकोथेरेपी, इमोशनल वेलनेस कोच, ये सारे कोर्स किए मैंने NHCA सिंगापुर से। और ये सारे कोर्स करने के बाद फिर मेरा जो तरीका था, मुझे समझ में आने लगा कि लोगों को मैं पढ़ने लगी और उनको समझाने लगी। तो ये जो जर्नी है उस तरह से रही। तो मुझे लगता है कि मोटा मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो शुरू हुई थी वो शायद इसी वजह से शुरू हुई कि कहीं किसी को हेल्प करते करते ये लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, तो शायद उस वजह से ये जर्नी शुरू हुई। तो अगर जो हमें आज सुन रहे हैं, आप उन तक बताना चाहेंगी कि ये स्टडी अगर कोई करना चाहता है तो उसकी प्रोसेस क्या है? देखिए, मास्टर्स इन साइकोलॉजी तो आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और जो कोर्सेज मैंने किए हैं उसके लिए आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी जो ऑनलाइन भी करवाती हैं, ऑफलाइन भी करवाती हैं। मैंने किया था NHCA सिंगापुर से, तो अगर कोई करना चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको बता सकती हूँ उनको, है ना। और वैसे इंडिया में भी हैं 2-3 प्लेटफॉर्म्स, पर मैंने वहाँ से किया था और मुझे लगा कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सीखने के बाद अब मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करती हूँ। क्लाइंट्स मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, तो मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ पहुँच रही हूँ। तो बिल्कुल आपसे और भी इस पॉडकास्ट के बाद अगर कोई सुनकर मैम से जुड़ना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है उनका, एनी टाइम कभी भी जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे तो आपसे बात करके लगा कि आप हर वक्त ही मोटिवेटेड रहती हैं और दूसरों को भी मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जीवन में आपको कभी ऐसा समय आया कि अब लगा आपको कि मैं हार गई या अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए संभालना? बिल्कुल, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, पर फिर जब भी ये लगा कि बस बहुत हो गया, तो मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी मदर, वो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरिंग मोटिवेटर हैं। वो 76 ईयर्स हैं, बट मैं उनको जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इस एज में इतनी एनर्जेटिक हैं, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। और दूसरे गुरुदेव, तो जब भी ऐसा लगा कि अंधेरा खींच रहा है, कोई ना कोई प्रकाश बनकर ज़िंदगी में आया। कुछ अच्छे लोग ज़िंदगी में हमेशा रहे जिन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, सो व्हाट, और फिर हम आगे बढ़ते चले गए। संघर्ष रहे, ऐसा नहीं है। और इस संघर्ष में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, इन दोनों ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया, और उस वजह से शायद आज भी कभी भी जब थोड़ा सा भी लो फील करती हूँ तो ये 2-3 लोग हैं जो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। कुछ अच्छे दोस्त हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं, यू कैन डू इट। तो द मोमेंट दे से यू कैन डू इट, मुझे लगता है हाँ इतने लोग तो हैं ही, और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। जी, आप एक चैनल भी चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, गुड वाइब विद आरती। तो आपका इस चैनल को चलाने का उद्देश्य क्या था, और इस पे जो भी आप पोस्ट करते हैं क्या आपके स्वयं के विचार होते हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। ये चलाने के पीछे विचार तो वही था जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, कि जितने ज़्यादा लोगों तक अपनी सोच पहुँचा सकूँ। और ये सही है कि इसमें जो भी है, जो भी कुछ है, वो सब ओरिजिनल है। वो सारे वो थॉट्स हैं जो मेरे अंदर चलते हैं, वो जो सारे अनुभव हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाए, और मुझे लगता है कि इनसे मैंने सीखा है, तो इनसे जितने ज़्यादा लोग सीखेंगे वो अच्छा है। तो सारे ओरिजिनल होते हैं। मेरा अपना एक फर्म है, उसका नाम है क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, जिसके थ्रू मैं लोगों की काउंसलिंग में हेल्प करती हूँ। उसी के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं रोज़ वीडियोस पोस्ट करती हूँ फॉर अगेन पॉजिटिव थिंकिंग। आप उसका नाम मेंशन कर देंगे? क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, द क्रिएटिंग सॉल्यूशंस के नाम से वीडियो है। यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। जो भी फॉलो करेंगे तो उनको अच्छे छोटे 20-20 सेकंड के वीडियोस मिलेंगे विच विल हेल्प देम लर्न मोर, उनको पॉजिटिव रहने में मदद करेंगे। कभी हारा हुआ महसूस करो तो एक बार मैम का पेज जरूर स्क्रॉल कर लेना। श्योर, आई एम श्योर, क्योंकि मैं खुद भी कई बार जब लूज करती हूँ तो मैं उसी को विजिट करती हूँ। बिल्कुल। महिलाओं के लिए आपने ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलाया है जिससे कि आपके साथ वो जुड़ के अपने आप को सशक्त समझने लग गई और उनको उनमें भी बहुत हिम्मत आई? इसमें मैंने 2 फ्रंट पे काम किया है।
पहला फ्रंट तो मैं जो स्कूल फ्रंट पे काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ लगभग 90% फीमेल टीचर्स होती हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो उनको तो मैं सशक्त कर ही रही हूँ। बच्चियाँ जो मेरे साथ हैं उनको सशक्त कर रही हूँ। सेकेंड फ्रंट है जहाँ पर मैं अलग अलग क्लब्स, अलग अलग स्कूल्स में जाकर आई गिव माई टॉक, और मैं उन महिलाओं को एड्रेस करके उनको बताती हूँ कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कई बार पहचान नहीं पाते, तो मैं जब उनसे बात करती हूँ तो फिर उनको ये एहसास दिलाती हूँ कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, क्या स्किल है, और फिर उस स्किल को जब वो सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट की योजना है जिसमें हम उनको गाइड कर सकते हैं तो मैं वो करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उनको एजुकेशन लाइन में डालना है तो मैं वो करती हूँ। तो मैं उन्हें ये गाइड करती हूँ कि उनको आगे बढ़ने के लिए कौन सा पाथ चूज करना है। जी, तो आप किसी एक की ऐसी कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी कि उस महिला ने आपके साथ जुड़ के अपने आप को ऐसा मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज वो आपके लिए थैंकफुल है? कि देखिए, मैं महिला का तो नहीं, पर मैं एक बच्ची का बताऊंगी। मैं बहुत पहले जब वात्सल्य में प्रिंसिपल थी, तो वहाँ पर एक ऑर्फनेज है मंदसौर में, अपना घर के नाम से। वहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं, सारी अनाथ बच्चियाँ। तो तब जो वहाँ के एसपी महोदय थे, उनके साथ मिलकर मैंने चर्चा की। मैंने कहा, सर हम इन बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं? तो सर ने कहा, बताएं क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा, ये बच्चियाँ अगर पढ़ लिख लें तो ये ज़िंदगी में अपने अपने मुकाम पर पहुँच सकती हैं, और हम चाहते हैं कि ये बच्चियाँ ऐसी जगह जाकर पढ़ें जहाँ वो बिल्कुल समाज के बाकी बच्चों के साथ रहकर पढ़ें। उन्हें मेरा आइडिया पसंद आया। फिर हम लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, और उस इनिशिएटिव के तहत उस समय मंदसौर में हमारा स्कूल सबसे पहला था जहाँ हमने करीब 16 बच्चियों को अडॉप्ट किया था, अनाथ आश्रम की। और उन बच्चियों को हमारे स्कूल की बस लेने जाती थी, वो बस लेकर आती थी। एक स्पेशल टीचर, जो टीचर हमने सेलेक्ट की थी, वो टीचर एक सिंगल मदर थी, उनकी अपनी एक छोटी बच्ची थी। तो मैंने वो टीचर भी इसीलिए सेलेक्ट की थी कि उनकी आर्थिक मदद भी हो जाएगी, उनकी बच्ची की पढ़ाई भी हो जाएगी, और उन सब बच्चियों की पढ़ाई हो जाएगी। तो वो बच्चियाँ, मतलब मैं बात कर रही हूँ लगभग 20 से 1 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जब हमने ये इनिशिएटिव लिया था। और अभी रिसेंटली उनमें से 2 बच्चियाँ मुझे मिली जो उसी स्कूल में टीचर हैं। और वो जो टीचर थी जिन्होंने उनको पढ़ाया, वो तो मुझे जब मिलती हैं, अब वो पढ़ते पढ़ते अब वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है। मुझे लगता है कि वो एक इनिशिएटिव जो हमने लिया था, वो आज, अब मैं जब उन बच्चियों से मिलती हूँ, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर काम कर रही हैं। जी, बहुत बड़ी। और वो जो शुरुआत हमने की थी वो आज तक चल रही है। आज तक मंदसौर के लगभग 8 से 10 अच्छे स्कूल्स में अपना घर की बच्चियां जाती हैं और पढ़ती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब मौका मिलता है मैं वहाँ जाती हूँ, उन बच्चियों से मिलकर आती हूँ। जी बिल्कुल, आपका भी मन अच्छा हो जाता है। अरे बहुत अच्छा, पूछिए मत, बहुत ही अच्छा। तो हाँ जी, हम लोग एक एनजीओ भी चला रही हूँ, मतलब मेरा अपना एक पर्सनल, हम लोग एनजीओ चलाते हैं। हमारी कजन्स, हम 7-8 सिस्टर्स हैं, हमने मिलकर एक एनजीओ चलाया है जिसमें हम उन बच्चियों की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं जिनके पेरेंट्स उनका पैसा नहीं दे सकते, पर उनके अंदर पोटेंशियल है, तो वो भी हम एक ट्रस्ट फंड के थ्रू चला रहे हैं। तो अगर इस कार्यक्रम से अगर कोई पेरेंट्स जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल वो हमसे आकर मिलें, संपर्क कर सकते हैं। वो आके मुझसे लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में मिले, मैं बात करूंगी, हम एक फॉर्म भरवाएंगे अगर वो, और फिर हमारी पूरी जो कमेटी है उसमें डालते हैं। अगर वो अप्रूवल के होता है तो हम बिल्कुल उनकी शिक्षा को स्पॉन्सर करते हैं। तो ऐसी लगभग हम 11 बच्चियों को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी, तो इस कार्यक्रम के साथ अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो मैम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता में तत्पर है। और इसी के साथ हमारी इस खास बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और नवरात्रि की ओर दोबारा चलते हैं। जी। तो आप नवरात्रि के इस त्योहार को किस तरह से मनाती हैं और आज तक मनाती आई हैं, और आपको ये त्योहार कितना पसंद है? नवरात्रि ऑफ कोर्स, अगर मैं गुजरात में होती तो मैं पक्का कहीं ना कहीं गरबा फेस्टिवल एंजॉय कर रही होती, बिकॉज ये बहुत कलरफुल, बहुत सांस्कृतिक फेस्टिवल है, पर एट द सेम टाइम ये उतना ही स्पिरिचुअल है, उतना ही स्पिरिचुअल है। तो मैं अब पिछले कुछ सालों से स्पिरिचुअली इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं रोज़ मेडिटेट करती हूँ गुरुदेव के साथ, क्योंकि स्पेशल मेडिटेशंस होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो बेंगलोर आश्रम है, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग, 84 देशों से लोग आए हैं वहाँ, और 1 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर एक ही जगह पर जो मेडिटेशन कर रहे हैं। आप सोचिए उसकी ताकत कितनी होगी। तो हम भी जुड़ जाते हैं, हम ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। तो मैं स्पिरिचुअली इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आपको मंत्रों की शक्ति महसूस होती है? बिल्कुल होती है, मंत्रों की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति और मेडिटेशन की शक्ति बिल्कुल महसूस होती है। तो एक और इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि कई लोग उपाय बताते हैं कि ये करने से ये हो सकता है, आप इतना दूध चढ़ाओ, या ये तो मान्यताएं हैं ही, और दूसरी भी कई अलग अलग तरीके के लोग करते हैं।
वो ज्यादा सही है कि जो आपको लगता है कि एक मंत्रों से जो आप प्राप्त कर सकते हैं? आप इन दोनों में क्या फर्क समझते हैं? ये आस्था का विषय है, तो मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि क्या सही है क्या गलत है। सबकी अपनी आस्था होती है, तो मैं ये नहीं कहूंगी वो गलत है या ये सही है। मैं ये कहूंगी कि मंत्रों की शक्ति आज से नहीं, वेदों से है, हमारे संस्कारों में, हमारी पीढ़ियों में। हमारे जब हम बात करते हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबने मंत्रों की शक्ति से ही, मतलब अगर फॉरेन से कोई आता है और कहता है कि ये देश चल रहा है तो उन्हें आश्चर्य होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो आश्चर्य है, ये शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मंत्रों की शक्ति, हमारी वेदों की जो शक्ति है वो है। तो ये शक्ति तो अपने आप में अटल है। और वो जो आस्था का जिनका अपना विषय है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, उनकी अपनी आस्था है, पर मुझे ये भी यकीन है कि वो जो आस्था जितनी भी है उनके साथ उनके मंत्र भी चलते हैं, तो वो दोनों साथ में चलते हैं, कॉम्बिनेशन। मंत्र के बिना वो कार्य भी पूरा अधूरा नहीं, वो बिल्कुल अधूरा रहता है। तो दोनों चीजें साथ में चलती है और आस्था है। आप पत्थर को भी शिवलिंग बना सकते हैं, ये आपकी आस्था है, और उसमें भी शिव प्रकट हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो भक्ति और आस्था का चमत्कार हमने हमेशा से देखा है। तो एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप किस्मत पे बिलीव करती हैं, कि किस्मत के भरोसे, कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है, तो मैं कार्य करके क्या करूं? कितने लोगों की सोच होती है इस तरह से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में बहुत फर्म बिलीफ मेरा ये है कि हाँ, किस्मत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, पर कर्मों का सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कर्म करते रहिए, अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ना है ये सोचकर कि जो किस्मत में हो, क्योंकि किस्मत के लिखे को आप अपने कर्मों से दिशा मोड़ सकते हो, पर अगर आपने कर्म किए ही नहीं तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। किस्मत अपनी जगह है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यस, और किस्मत क्या है, बेसिकली किस्मत भी आपके कर्मों का लेखा जोखा है जी। आपने जो पास्ट में कर्म किए उस वजह से आपकी किस्मत में ये लिखा गया। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये किसी ने और ने लिखी है। हमारी जो किस्मत है वो भी तो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है अल्टीमेटली। तो कर्मों का लेखा जोखा है, कुछ हमें पता होता है, कुछ हमें नहीं पता होता है। तो जो हमें पता होता है वो तो हम अब कर रहे हैं, पर जो हम करके आए हैं वो तो अब हमें भुगतना तो पड़ेगा, चाहे वो अच्छे फॉर्म में भुगतें या हम बुरे फॉर्म में भुगतें। इसलिए कहते हैं कि आप हर समय पॉजिटिविटी के साथ रहिए, आप हर समय अच्छी नीयत के साथ रहिए। नीयत अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप। किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होना चाहिए, बस अपनी नीयत को अच्छी रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए और कर्म कीजिए। जी बिल्कुल। तो हम जो नारी को सशक्त बनाने की बात करते हैं, सुरक्षित तो आज के ज़माने में कोई नहीं है, लेकिन नारियों पे जो जुल्म हो रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि अपने आप को वो किस तरह से हिम्मत के साथ ऐसी परिस्थितियों में भी खड़ा रखें? दो बातें हैं। पहली चीज़ तो नारी के साथ जो हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है जी, सदियों से हो रहा है। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज होने का एक, ये हम कह सकते हैं कि दुष्परिणाम है जी। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है एक नारी एक माँ भी है, और उस माँ के ही बेटे ने किसी और की बेटी के साथ ये किया है। तो अगर हर माँ अपने बेटे को बचपन से ये संस्कार दे कि हर औरत में या तो अपनी माँ देखे या अपनी बहन देखे या वो देवी देखे जी, तो शायद कहीं इसका असर कम होगा। क्योंकि बेटियों को समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटों को समझाया जाए कि हर औरत को सम्मान की नज़र से देखे। जी बिल्कुल। तो जहाँ पर हर औरत अपने बेटे को ये संस्कार शुरू से देने लगेगी तो धीरे धीरे मुझे लगता है समाज बदलेगा जी। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं को अपने आप को साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिकॉज और ये खाली हमारे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड में है जी। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, और ये आज से नहीं है, ये तब से है जब से आदमी जंगल में रहता था जी। तो वो तब क्या होता था, तब ये होता था कि महिलाओं को घर में रखा जाता था और पुरुष जाता था शिकार करने जी। तो चूंकि वो पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, शिकार करने जाता था, और पूरे कुनबे की जिम्मेदारी उस पर होती थी कि कोई भूखा ना रहे, तो ये प्रथा वहाँ से चली आ रही। पर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं वक्त के साथ, और आज भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो सुधा मूर्ति जी हों, इंदिरा नुई हों, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ा हैं, हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आज समाज में एक अपना स्थान बनाकर सशक्त होकर चल रही हैं। ठीक है, आज आप बात कर रही हैं, आप एक रेडियो स्टेशन पे बात कर रही हैं, तो हम प्रतापगढ़ में ये सोच नहीं सकते थे कुछ साल पहले, पर आज LBS कॉलेज ने और रेडियो
9 ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो ये भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। और मुझे लगता है धीरे धीरे समाज की सोच बदली है और बहुत सारी चीज़ें बदली, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इक्वालिटी तो आएगी ही, पर फिर भी कहीं ना कहीं जैसा ईश्वर ने दो अलग अलग बनाए हैं, मेल और फीमेल, फेमिनिज्म अगर बनाया है तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उस चीज़ को, उसको साथ में रखते हुए हमें अपने आप को सशक्त करना है, ये मेरा मैसेज रहेगा। और पुराने समय की महिला और आज में क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? अधिकतर देखा जाए शहर के इसमें तो माहौल काफ़ी बदल चुका है, लेकिन गांव की महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि आज भी वो वहीं तक सीमित है कि वो भी बाहर निकल रही हैं? नहीं, वहीं तक तो सीमित इसलिए नहीं है क्योंकि गांव की हर महिला के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वहीं तक सीमित हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन के ज़रिए वो देश और दुनिया को समझ रही है। तो सोच तो वहाँ भी बदली है। ये है कि वहाँ पर अभी बहुत धीमी गति से बदली है, पर बदलाव तो है और ये परिवर्तन पॉजिटिव ही है। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए। जब आप ये शब्द सुनती हैं नवरात्रि नारी नमः, तब आपको क्या महसूस होता है? सशक्तिकरण, शक्ति। जी, एक शक्ति। आपके जीवन में वो शक्ति कौन है? मेरे जीवन में वो शक्ति मेरी मदर। जी बिल्कुल, माँ ही सबसे बड़ी शक्ति है। जी। और अब मैं एक अपने तरफ से आरजे अक्षिता का ये पर्सनल सवाल है कि आपको आज तक कितने लोगों ने कहा है कि आप फाल्गुनी पाठक की तरह दिखती हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं बेंगलोर में गई थी, जहाँ जिंदल आश्रम में, तो मैं क्रॉस हो रही थी और मुझसे कुछ एक लेडी क्रॉस हो गई, वो शी मस्ट बी इन हर 80 ईयर्स ओल्ड होगी, वो क्रॉस होकर आगे निकल गई। फिर शी सेड एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस, आर यू फाल्गुनी पाठक? तो मैंने कहा नहीं, मैं फाल्गुनी पाठक नहीं हूँ, बट हाँ मुझे बहुत सारे लोगों ने फाल्गुनी पाठक भी कहा है, कुछ लोगों ने किरण बेदी भी कहा है, और कुछ लोगों ने आई डोंट नो, पर यस इंदिरा जी से भी कभी कभी कहा कि इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है। और जो आज ये कार्यक्रम देखेंगे और जो नहीं जानते हैं आपको, वो आज बहुत हद तक आपको जानेंगे और वो भी ये जरूर सोचेंगे कि आप उनकी तरह दिखते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको उनके गाने सुनना भी पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अभी तो नवरात्रि का समय आने वाला है तो उन्हीं के गाने बजेंगे। और इनफैक्ट मैं तो बहुत डाई हार्ट फैन हूँ उनकी। बहुत बहुत समय तक बहुत सारे हमने उनके गानों को फॉलो किया। जब हम सुनते थे तब कैसेट्स आती थी, तो मेरे ख्याल से उस समय जितनी भी फाल्गुनी पाठक की कैसेट्स होती थी वो सब मेरे पास होती थी। बिल्कुल। और अब आखिरी में आप हमारे रेडियो 989.6 FM के सभी श्रोताओं तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगी? एक ही संदेश, खुद पे भरोसा रखिए और कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये याद रखिएगा, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। धन्यवाद। आज आप हमारे शो में आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेडियो 9 पर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी और आपकी पसंद का कौन सा गीत है? ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। आज ये आपकी पसंद है और जब हमारा ये कार्यक्रम सब तक पहुंचेगा, ये रेडियो 989.6 FM के सभी श्रोताओं की भी पसंद बनने जाएगा। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।